सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपन 9th और 10th में संस्कृत के सिलेबस में संधि की चर्चा कर रहे थे, संधि के विषय में चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा में अपन ने स्वर संधि को पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद में व्यंजन संधि चली थी। व्यंजन संधि में भी अपन ने सचुतु संधि और इष्टुतु संधि को पढ़ लिया था। उसके बाद में आज चलते हैं तीसरी संधि पर। व्यंजन संधि का भेद है तीसरा चर्तु संधि। चर्तु संधि में कहा गया है कि प्रथम वर्ण आदेश होगा। अब वो प्रथम वर्ण किसके स्थान पर आदेश होगा, बाद में क्या होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, पहले वाले वर्ण के स्थान पर होना चाहिए प्रथम वर्ण आदेश या बाद वाले वर्ण के स्थान पर प्रथम आदेश होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा प्रत्याहार पर करते हैं। प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, कैसे नहीं बनाए जाते। पहले तो सीधे ही आ रहे थे, वर्ग का प्रथम दूसरा त थ जना, इस प्रकार से वर्ण आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रत्याहारों को भी पढ़ लेते हैं नॉलेज के हिसाब से। वैसे प्रत्याहार आपके पास नहीं। अपनी जो संस्कृत की वर्णमाला है, इस वर्णमाला को माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। इन माहेश्वर सूत्रों में 14 वर्ण है और इन 14 वर्णों को ही अपन संस्कृत की वर्णमाला बोलते हैं। महर्षि पाणिनि ने उसको लिखा था। महेश्वर यानी महेश भगवान, शिव भगवान के डमरू से जो ध्वनि निकली थी, उन्होंने 14 बार डमरू बजाया था। जो वो ध्वनियाँ निकली थी डमरू से, उन्हीं ध्वनियों के माध्यम से पाणिनि महोदय ने ये वर्णमाला लिखी थी। तो आप देखो 14 सूत्र थे, जिसमें पहला सूत्र आप देखो इसमें जो प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है वो हलंत में होता है। उसकी हलंतिम संज्ञा होती है। जब अपन इसको लिखेंगे तो जो हलंत में आता है उसको नहीं लिखा जाता, उसे छोड़ दिया जाता है। ये तो सिर्फ बोलने के माध्यम से ही बनाया गया है, मूल ध्वनियों में शामिल नहीं होता है। ये तो सूत्र बनाने में सहायता देता है। जैसे प्रत्याहार बनाएंगे अब जैसे एक प्रत्याहार है अण प्रत्याहार या इण प्रत्याहार लो आप, या अण ले लो। तो आप देखो जो ये प्रथम वर्ण है और ये अंतिम वर्ण है, इन दोनों वर्णों के बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं उन्हें भी ग्रहण करते हैं। जैसे अण प्रत्याहार, तो अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? अण प्रत्याहार में वर्ण आएंगे अ, ई और उ। न को तो लिखते ही नहीं है, मैंने पहले भी बताया। जो हलंत है उसे छोड़ देंगे, बाकी सभी को लिखेंगे बीच में जो जो वर्ण आ रहे हैं। इसके बाद में दूसरा है तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। इस प्रकार से 14 सूत्र है पूरे। 14 सूत्र हैं। उनमें जैसे एक पहले सूत्र में 1 2 3 वर्ण दे रखे हैं वर्णमाला के। किसी में 4 दे रखे हैं, किसी में 5 दे रखे हैं, किसी में 2 दे रखे हैं, किसी में 1 ही दे रखे हैं। इस प्रकार से पूरे वर्णमाला को इन 14 सूत्रों में विभाजित कर रखा है और इन्हीं के माध्यम से अपन प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। अब देखो समझने के हिसाब से आप देख लीजिएगा। जैसे ऋक् प्रत्याहार है, तो इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं तो अपन देख लेते हैं। अब ऋ को और क को ढूंढते हैं। इसमें क हलंत में होना चाहिए, पूरा क नहीं होना चाहिए। क भी पूरा आएगा, जैसे हलंत में तो आ ही रहा है, ऐसे पूरा भी आएगा।
तो क तो हलंत में होना चाहिए और री पूरा होना चाहिए। अब आप इसमें देखो क और री को, ये री तो पूरा मिल गया और क भी हलंत में मिल गया। अब इसके बीच में जितने भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी वर्ण आ रहे हैं उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ से एक तो री तो है सही अपने पास, इसके बाद में कौन सा आ रहा है, री आ रहा है, फिर उसके बाद में क हलंत में आ रहा है। तो फिर मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि जो हलंत में आता है उसे नहीं लिखा जाता। इस प्रकार से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। आप अपनी सहायक पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं प्रत्याहारों के बारे में, अगर वहाँ पर मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना आप बता देना मेरे को, कमेंट कर देना कि भाई प्रत्याहारों पर भी चर्चा कीजिए, तो अपन प्रत्याहारों का एक टॉपिक लेकर के आएंगे। आगे देखते हैं अपन चर्तु संधि में। तो आप देखो, आप यहाँ पर मैंने 3 प्रत्याहार लिखे हैं, एक तो जल है, एक चर है और एक कर है। अब यहाँ पर देखो जो प्रत्याहार है ये झल प्रत्याहार है, ये वर्ग का, ये पूरे व्यंजनों को बोध कराता है। लेकिन उन व्यंजनों में कौन कौन से नहीं है, एक तो अंतस्थ व्यंजन नहीं है और एक वर्ग का पंचम वर्ण नहीं है, वर्ग का पंचम वर्ण नहीं है। इन दोनों को छोड़ करके पूरे व्यंजन इसमें आ जाते हैं। चर प्रत्याहार है, चर प्रत्याहार यानी वर्ग का प्रथम वर्ण। इसके बाद में खर प्रत्याहार है। तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो वर्ग का पहला, दूसरा और ये श स स है, ये श और ये स, ये वर्ण इसमें आते हैं। वर्ग का पहला, दूसरा और स श स। यहाँ पर ह इसलिए नहीं लिखा अपन ने क्योंकि ये खल प्रत्याहार नहीं है, खर प्रत्याहार है। अगर खल प्रत्याहार होता है, यहाँ पर पीछे ल होता, तो अंतिम जो 14वां सूत्र है वो है अपना हल। यहाँ पर एक ही वर्ण है ह, उसको भी ग्रहण कर लेते, लेकिन ये खर प्रत्याहार है, इसीलिए यहाँ पर ह को छोड़ देते हैं और पूरे जितने भी वर्ण आ रहे हैं यहाँ ख से र के मध्य, क से र के मध्य वर्ण आते हैं, वो वर्ग का पहला वर्ण आता है, वर्ग का दूसरा वर्ण आता है श स और स। इस प्रकार से आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जल के स्थान पर चर होगा यदि खर परे हो, यानी जल के बाद में अगर खर प्रत्याहार आ जाए तो फिर जल के स्थान पर कौन सा प्रत्याहार होगा, चर प्रत्याहार होगा। आप इस परिभाषा के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। इस परिभाषा में कहा गया है कि यदि किसी व्यंजन के बाद, यदि किसी व्यंजन के बाद, यहाँ पर किसी लिख लेना आप, यदि किसी व्यंजन के बाद में वर्ग का पहला, दूसरा श स वर्ण आता है तो पहले वाला वर्ण अपने ही वर्ग के प्रथम अक्षर में बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए अंतस्थ और पंचम वर्ण को छोड़ करके खर प्रत्याहार जल प्रत्याहार है, तो अपन इसे सीधे ही ऐसे ही लिख लेते हैं व्यंजन। किसी भी व्यंजन, आप तो ये देखो, अगर किसी भी आएगा ये, अगर व्यंजन आगे आ रहा है और पीछे ये वर्ण आ रहे हैं तो फिर संधि होगी चरत्वी, वहाँ पर और दूसरी संधि नहीं होगी। अगर वर्ण का पहला, दूसरा स ये वर्ण मिल रहे हैं आपको, तो फिर वहाँ पर चर्तु संधि होगी और दूसरी संधि नहीं होगी, और दूसरी संधि का नियम भी नहीं मिलेगा। अगर पीछे ये वर्ण है तो फिर आगे निश्चित रूप से वो अंतस्थ और वर्ग का पंचम वर्ण छोड़ करके ही व्यंजन मिलेगा आपको। तो अपन यहाँ पर शॉर्ट इसमें देख लेते हैं कि किसी भी व्यंजन के बाद में अगर ये वर्ण आ, यानी व्यंजन प्लस 1 2 ये श स और स, अगर किसी भी व्यंजन के बाद में इनमें से कोई भी वर्ण मिल रहा है, कोई सा भी व्यंजन तो बहुत सारे हैं, पूरे 33 व्यंजन हैं, उनमें से अगर ये वर्ण मिल जाते हैं, इसके बाद वर्ण व्यंजन के बाद में अगर ये वर्ण मिल जाते हैं तो फिर जो ये वाला व्यंजन है, ये वाला व्यंजन है, अब यहाँ पर कोई सा भी व्यंजन हो सकता है, तो वो फिर अपने ही वर्ग के, कौन से वर्ग के,
अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाएंगे। प्रथम वर्ण यानी पहले वाला वर्ण, अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण, अपने ही वर्ग का, अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण में बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर च आ रहा है, च क्या, यहाँ पर ख आ रहा है, ख के बाद में आप देख लीजिए श आ रहा है, तो फिर ख और श नियम स्थापित हो गया कि व्यंजन के बाद में क्या आ रहा है, श आ रहा है। तो नियम मिल गया अपने को कि भाई यहाँ पर चर्तु संधि होगी। ये पता चल गया अपन को कि भाई यहाँ पर कौन सी संधि होगी, चर्तु संधि हो रही है। तो फिर जो ये ख वर्ण है ये अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदलेंगे, अपने ही वर्ग के। तो ख का वर्ग कौन सा है, क वर्ग है। ख का कौन सा वर्ग है, क वर्ग। अपन ने व्यंजन में पहले भी पढ़ रखा है कि भाई ख का वर्ग पूरे 5 वर्ग होते हैं, क को चो टो तु पो। इस सूत्र से पढ़े थे, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये पूरे 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में 25 वर्ण आते हैं। तो यानी निश्चित रूप से कोई ना कोई वर्ग का व्यंजन होगा यहाँ पर। तो ये अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में तभी बदलेगा जब यहाँ पर किसी न किसी वर्ग का वर्ण होगा। यहाँ पर देखिए आप, ये ख कौन से वर्ग में आता है, क वर्ग में आता है। और ये जब ख अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदलेगा, यानी क वर्ग का पहला वर्ण क, ख, ग, घ, इनमें से आप देखो ये ख है, अब ये अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल रहा है। तो यानी अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदलेगा, प्रथम वर्ण में, यानी किस वर्ण में बदलेगा, क में बदलेगा। तो ये क में बदलता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, चर्तु। इस प्रकार से बदलेंगे ये, आप नियम लिख लीजिए। फिर उसके बाद में अपन उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे। उदाहरण में किस प्रकार से देखते हैं उदाहरण को, आप इस नियम को नोट कर लीजिए। जैसे उदाहरण में समझते हैं अपन, उदाहरण देखते हैं। एक वर्ण है, एक पद है उद और दूसरा पद है सा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो अपन उसी क्रम में चलते हैं जैसे पहले चल रहे थे कि सबसे पहले तो प्लस के आगे और पीछे वाला वर्ण जो निकटतम वर्ण है उसे ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा है, द। द आधा है, किसी भी प्रकार का स्वर नहीं मिल रहा है इसमें, ये अपनी मूल प्रवृत्ति में है यानी स्वर नहीं है। तो फिर ये व्यंजन ही अंतिम वर्ण है। उसके बाद में देखिए स, ये वर्ण आ गया अपने पास श। अब देखिए यहाँ पर देखो, कोई स्वर है, 2 स्वर आ रहे हैं प्लस के आगे पीछे, नहीं आ रहे। तो जैसे ही 2 स्वर नहीं आ रहे तो फिर यहाँ पर अपन को पता चल गया कि भाई यहाँ पर स्वर संधि नहीं है, व्यंजन है आगे और पीछे भी व्यंजन है। तो अपन को पता चल गया कि यहाँ पर निश्चित रूप से व्यंजन संधि हो रही है। व्यंजन संधि का पता चलते ही अब व्यंजन संधि के भेदों पर चलते हैं। व्यंजन संधि का भेद, जैसे अपन ने पहले षष्ठोत्तु और सचोत्तु संधि पढ़ी थी, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि त थ द ध न पहले होना चाहिए, फिर बाद में कोई दूसरा वर्ण जैसे श श च, शकार हो, चकार हो, ये एक तो ये वाला हो सकार या चकार, एक ये है शकार या टकार। या तो श वर्ण हो या च वर्ग हो या श वर्ण हो या ट वर्ग हो। अगर स और त के बाद में यह वर्ण आते हैं तो फिर ये वाला वर्ण अपने ही वर्ग इन्हीं वर्णों में बदल जाता है। श में बदल जाता है, तो च वर्ग में बदल जाएगा और ट वर्ग में बदल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं इन नियमों को साथ में देखते हुए, सारी संधियों को एक साथ लेकर के इसमें क्या क्या अंतर है, किसमें क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो ट वर्ग का तीसरा वर्ण है द, त थ द। पीछे क्या है, स है। नियम में आ रहा है, पीछे वाला नहीं आ रहा, यही आ रहा है वापिस। तो ये तो इन दोनों में से कोई वर्ण हो, इनमें से नहीं होना चाहिए। तो यानी ये दोनों नियम अपने यहाँ पर नहीं लग रहे और नया तीसरा नियम लग रहा है जो है चर्तु संधि का। चर्तु संधि का अपन ने पढ़ा था कि
किसी भी व्यंजन के बाद में पहला, दूसरा, उसके बाद में स, श और श, इन तीनों वर्णों में से या पहले या दूसरे वर्ग के पहले दूसरे वर्ण में से कोई वर्ण हो तो फिर वहाँ पर जो प्रथम वाला व्यंजन है वो अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। नियम है, पीछे श आ रहा है, आगे व्यंजन है, यानी ये व्यंजन है, और ये नियम में स आ रहा है। यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, इन वर्णों में से एक वर्ण आ रहा है, यहाँ पर मिल गया, यह वर्ण मिल गया, यहाँ पर मिल गया ना। तो अब जैसे ही चर्तु संधि होगी, पता चल गया कि भाई इसमें कौन सी संधि हो रही है, चर्तु संधि हो रही है, तो फिर ये जो द है ये अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। अब द का प्रथम वर्ग कौन सा है, ये त वर्ग। द कौन से वर्ग में आता है, त वर्ग में। तो अब इस त वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है, द, ये है। मूल प्रवृत्ति में हलंत आता ही है, ये ऊ की मात्रा नहीं है, हलंत है ये, करके हलंत यानी आधा वर्ण लिखा हुआ है। तो अब ये अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल गए, समझने में आ गया। अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है, ना कि ये बाद वाले वर्ण में बदलता है। पहले तो अपन बाद वाले वर्ण में बदल रहे थे या पहले वाले वर्ण में बदल रहे थे, यहाँ पर अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल रहे हैं। एक और संधि आएगी इसकी जैसे ही जसतु संधि, उसको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर प्रथम वर्ण में बदल रहे हैं, वहाँ पर प्रथम वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलेंगे। ठीक है, अब मिला करके देखते हैं। ऊ जैसा का जैसा, द की जगह क्या आ गया, क्या आ गया, पीछे कोई चेंज नहीं हुआ, तो सा वैसा का वैसा, मिलाने पर उत्साह। तो उत्साह वर्ण में उत्साह जो शब्द है, ये उत्साह जो शब्द है, इसमें कौन सी संधि है, चर्तु संधि। इसका संधि विच्छेद क्या है, उद प्लस सा। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्साह शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो फिर आप लिखना उद प्लस सा। आपसे पूछा जाए कि उद प्लस सा का संधि करके लिखो, संधि बना करके लिखो, तो फिर आप क्या बनाओगे, उत्साह। समझ गए। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में सिर्फ दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, या तो संधि पूछेगा, संधि करके लिखो, इस प्रकार का वर्ण पूछेगा, या फिर ऐसा वर्ण दे देगा जो उसका संधि विच्छेद करके लिखना होता है। साथ के साथ में इन संधियों के आपको पीछे नाम भी लिखने होते हैं, एक एक नंबर के दोनों ही होते हैं, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूछेगा कि उत्साह शब्द में कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद करके लिखो, तो फिर आप लिखना उत्साह शब्द में चर्तु संधि है, इसका संधि विच्छेद है उद प्लस सा। यह द हलंत में ही आएगा, ना कि पूरा आएगा। अगर अपन इस द को पूरा लिख देते हैं, भूलवश मैंने, जैसे आप देखो ये भूलवश मैंने द को पूरा लिख दिया, तो फिर यहाँ पर चर्तु संधि नहीं होगी। यहाँ पर आप देखो कि द में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, यानी आगे स्वर है, तो यहाँ पर फिर चर्तु संधि होगी नहीं, क्योंकि आप चर्तु संधि का नियम तो ये है कि आगे व्यंजन हो, पीछे इन वर्णों में से कोई वर्ण हो, तो फिर वहाँ पर चर्तु संधि होगी। इसे नोट कर लीजिए। अगला उदाहरण देख लेते हैं, वाक् प्लस पति। यहाँ पर देखो आप, वाक् प्लस पति, ग वर्ग का तीसरा वर्ण है, यानी कोई व्यंजन है। अंतिम क्या है, व्यंजन, पीछे क्या है, पद। ये है व्यंजन, और पीछे देख लिए आप, पीछे भी व्यंजन ही है। ऐसा मत समझना कि भाई ये व्यंजन है, ये वर्ग का पहला वर्ण है, दोनों ही व्यंजन है होने में से। आप देखो ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। अपन ने चर्तु संधि में पढ़ा कि किसी भी व्यंजन के बाद में वर्ग का पहला, दूसरा, श, स वर्ण आ जाए, तो फिर जो पहला वाला वर्ण होता है, पहले वाला व्यंजन होता है, वो अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है। यहाँ पर देखिए ग है, व्यंजन आ गया, पीछे प है, तो मैंने वहाँ पर नियम में बताया वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो यहाँ पर वर्ग का पहला वर्ण आया हुआ है, ये प वर्ग में पहला वर्ण है प। प वर्ग के पूरे 5 वर्ण होते हैं, उसमें
पहला वाला वर्ण यही है, वर्ग का प्रथम वर्ण, जिसे वर्ग का प्रथम वर्ण बोलते हैं, वर्ग का प्रथम। और इसके बाद में प वर्ण होता है, ये होता है वर्ग का दूसरा वर्ण। नियम हो गया, नियम लग गया यहाँ पर चर्तु संधि का। अब चर्तु संधि का नियम लगते ही आप देखो कि जो प्रथम व्यंजन होता है, यानी जो पहले वाला व्यंजन होता है, वो अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है। यानी ये किस में बदलेगा? अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में, अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में। अब पता करते हैं ग कौन से वर्ग में आता है। तो आप देखो ग क वर्ग में आता है। वर्ग आपको पता होगा इसे, पूरे पांचों वर्गों के। ग क वर्ग में आता है, क वर्ग का ये तीसरा वर्ण होता है, ये ग क वर्ग में आया हुआ है। तो क वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है? तो फिर क वर्ग का प्रथम वर्ण है क। तो ये ग किस में बदल जाएगा? क में बदल जाएगा। क वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? क। ग का वर्ग क्या है? क वर्ग। इसीलिए जब ग अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदलेगा तो कौन से वर्ण में बदल जाएगा? क में बदल जाएगा। मिला करके देखते हैं, वा जैसा का जैसा, ग की जगह क्या आ गया? क आ गया। पीछे प की जगह कोई दूसरा वर्ण आदेश हुआ ही नहीं है, तो फिर वो जैसा का जैसा पति आ जाएगा। मिला करके देखो, वाक वाकपति क्या बना? वाकपति रूप बना। ऐसे ही एक उदाहरण और देख लीजिए आप। उद प्लस खननम, द आया हुआ है यानी कोई व्यंजन है, पीछे ख है यानी वर्ग का प्रथम वर्ण है। कौन सा वर्ण है? वर्ग का प्रथम वर्ण। ये ख कौन से? ख वर्ग का प्रथम वर्ण है ये। तो यानी अपना चतुसंधि का नियम आ गया इसमें कि व्यंजन के बाद में वर्ग का प्रथम वर्ण आ जाए तो फिर जो पहले वाला व्यंजन है वो अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाएगा? प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। इस बाद वाले वर्ग के प्रथम वर्ण में नहीं बदलेगा, अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदलेगा। यानी जो द वर्ण है, ये द वर्ण है, इसका जो वर्ग है वो उस वर्ग का प्रथम वर्ण में होगा ये। तो द कौन से वर्ग में आता है? द वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में? त वर्ग में। त वर्ग में आता है तो त वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? त। हलंत में आएगा क्योंकि मूल प्रवृत्ति हलंत होती है। त में जब त में बदल जाता है तो मिला करके देखिए, वो जैसा का जैसा द त में बदल गया। खनन की जगह कोई दूसरा वर्ण आदेश हुआ ही नहीं है तो खननम। खननम जैसा का जैसा लिख लेते हैं। ये यहाँ पर खननम है, खननम है, इसे सही करके लिखना। उत प्लस खननम तो उत्खनन क्या बना? उत्खननम। क्या रूप बना अपना? उत्खनन। इसे नोट कर लीजिए। अब लेते हैं कुछ उदाहरणों पर। जो ये आपका होमवर्क है, आपको ये घर पे करना है। घर पे करके मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। मेरे नंबर आपके ग्रुप में है सही, वहाँ पर देख लेना, अभिनव यादव के नाम से ऐड हो रहे होंगे, तो मेरे नंबर देख लेना। मेरे नंबर पर भेजने हैं ये करके, सोल्व करके। कैसे करोगे? संधि बना करके फिर उस पर पीछे संधि का नाम, इस प्रकार से क्रम वाइज लिखते जाना और मेरे नंबर पर सेंड कर देना। ये एक शब्द है वाग प्लस सु, ये बनाने की कोशिश करना, फिर नहीं आएगा फिर मैं अगली वीडियो में इसे बना दूंगा, या आप फ़ोन करके भी मेरे से पूछ लेना कि भाई ये कैसे बना। ये अलग बनेगा, यहाँ पर संयुक्ताक्षर बनेगा। जैसे अपन त्रवर्ण बनाते हैं ना, त्रवर्ण बनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर एक श वर्ण बनेगा और संयुक्त वर्ण बनेगा। वो देख लेना कौन सा बन रहा है। ठीक है, धन्यवाद। ये मेरे नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर देना। धन्यवाद।